सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। गुज़िश्ता रोज पीटीआई के साबिक रहनुमाओं पर मुश्तमिल कौमी डायलॉग कमेटी के ज़ेरे एहतमाम सियासी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसके एलामिये में सियासी कैदियों की रिहाई, अपोजिशन लीडर्स के तकर्रुर और कुछ दीगर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का मुतालबा किया गया। लेकिन अहम सवाल यह है कि ऐसी कॉन्फ्रेंस के एलामिये की क्या अहमियत हो सकती है जिसमें हुकूमत और अपोजिशन की बड़ी सियासी जमातें शरीक ही नहीं हुई। दूसरी जानिब पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात भी शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और अली जफर के दरमियान ट्रायंगुलर कोल्ड वॉर खुलकर सामने आ चुकी है। सलमान अकरम राजा ने बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन मानने से इनकार कर दिया है, जबकि अली जफर ने दोनों रहनुमाओं की सियासी हैसियत पर सवालात उठा दिए हैं। ऐसे में पीटीआई की नई तश्कील शुदा सियासी कमेटी तदादात का एक मजमुआ बनती दिखाई दे रही है। आज रोजनामा जंग में शाया खबर के मुताबिक 2 रोज कबल सलमान अकरम राजा की तलब करदा अहम मीटिंग बड़ी हद तक अलीमा खान की उस अवामी अपील के जेर असर रही जिसमें उन्होंने अडियाला जेल के बाहर 10,000 कारकुनों को मुतहर्रिक करने का मुतालबा किया था। इस अपील पर कमेटी के अंदर शदीद इख्तलाफात सामने आए और सलमान अकरम राजा के बारे में यह तासुर उभरा कि वो तंजीमी सरबरा के बजाय अलीमा खान के तर्जुमान बन चुके हैं। मगर ये एक मसला नहीं, कई और मसाइल भी पीटीआई का इंतजार कर रहे हैं। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और पार्टी के इंफॉर्मेशन विंग के दरमियान भी इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। रोजनामा जंग की खबर के मुताबिक वज़ीर आला चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन विंग अस्करी क़यादत और मुबैना ड्रोन हमलों के खिलाफ जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार करे, जबकि इंफॉर्मेशन विंग के अरकान का कहना है कि उन्हें ऐसे मामले पर फौज पर तनकीद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बराह रास्त सूबाई हुकूमत के दायरा इख्तियार में आता है। इसी दौरान खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर जुनैद अकबर ने माली मुश्किलात के बाइस अमली तौर पर हैंड्स अप कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक हालिया पार्टी इजलास में जुनैद अकबर ने वाज़ेह किया है कि मुशावरत, वसाइल और इख्तियारात की वजाहत के बगैर खैबर पख्तूनख्वा से तयशुदा तादाद में कारकुनों को एहतजाज के लिए लाना मुमकिन नहीं। अब सवाल यह है कि क्या पीटीआई का अंदरूनी इंतशार बैरूनी सियासी चैलेंजेस के मुकाबले में खुद पार्टी के लिए ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो रहा है? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेर अफजल मरवत साहब, मेंबर नेशनल असम्बली हैं, अजहर सिद्दीक साहब लॉयर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, आमिर इलियास राना साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। राना साहब मुझे बताएं, ये जो पॉलिटिकल हैवी वेट्स की गैर मौजूदगी में कौमी डायलॉग हुआ है, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है, आपको लगता है इसका कुछ हासिल वसूल है? कितनी ज्यादती कर रहे हैं आदिल भाई आप शेर अफजल मरवत साहब को बिठा के, जिसमें वो बैठे हुए थे और आप कह रहे हैं पॉलिटिकल हैवीवेट नहीं थे। बाकी हम जो सियासी जमातों की बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने भी इसीलिए लगाई है ना बात, कोई बात नहीं। मैं समझ गया आपने लगाई है, मैंने कहा वजाहत स्क्रीन पे ही कर दूं। हाँ, वो ये है, देखें, जब ये फवाद चौधरी और बाकी लोग कर रहे थे ना कि हम लाहौर वालों से बात करें, उनको रिहा कराएं, तो मैं बार बार कह रहा था कि आप 3 में है ना 13 में, और आप कौन हैं जो करना चाहते हैं और उनकी 2 साल की जेल की मेहनत को भी जाया करना चाहते हैं। लेकिन डायलॉग के लिए जो उन्होंने कमेटी बनाई और उसमें मुख्तलिफुल ख्याल सियासी पार्टियों को, साफियों को, मैं खुद भी उसमें शरीक था, लोग गए, तो उसको इसलिए मैं वैल्यू दूंगा। और आजकल उन लोगों को बड़ी अहमियत सलमान अकरम राजा साहब दे भी रहे हैं, आ भी गए हैं लोग। कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई ये लोग बाहर हैं तो कल को इमरान खान वापस भी ले सकते हैं। लेकिन सब कुछ के बावजूद अगर कोई भी कौमी मुफाहमत के लिए मुल्क के अंदर कोशिश करे तो उसे वेलकम करना चाहिए। क्योंकि वो पहले जो मैं तनकीद कर रहा था कि वो अपनी पार्टी के अंदर उन लोगों को, शाह महमूद कुरैशी और बाकी यास्मीन राशिद साहिबा, उनको फिर खराब करने की कोशिश होती। अब ये एक ऐसा उन्होंने बनाया फोरम कि जी बात करें, रास्ता ढूंढें। तो रास्ता ढूंढने के लिए वेलकम करना चाहिए, कोशिशें गवर्नमेंट भी करे, और खुद जो अताब में है पीटीआई, वो खुद अपने रास्ते बंद कर रही है, मसदूद कर रही है। उनको ये सेंस ही नहीं आ रही, जो बात आपने इब्तिदाई में भी कही कि इस वक्त पीटीआई खुद ग्रुपिंग में है। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, एक खातून सेनेटर साहिबा के जरिए इस वक्त सेनेट को गैर रस्मी तौर पे चला रहे हैं, और उनकी सेनेटर भी बात नहीं मान रहे। अली जफर को उन्होंने टेक्निकली जीरो कर दिया है कि वो जो भी मैसेज देना होता है उधर से देते हैं और उधर वो लोग नहीं मानते। यही कौमी असम्बली में भी हाल हो रहा है कि जो अपने आप को इमरान खान की जगह बैठ के फैसले कर रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब, तो उनको लोग कोई मानते नहीं है उसको।
बिल्कुल हलीमा खान साहिबा उनके बैक पे मौजूद हैं, उनके साथ वो दोनों मिलके कर रहे हैं, लेकिन पार्टी को जब उन्होंने हवाले किया सलमान अकरम राजा साहब के, तो मेरे ख्याल में पार्टी तो पीछे चली गई है, आगे नहीं बढ़ रही। होना ये चाहिए था कि कोई रास्ता दोनों तरफ, ये मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ, कि पीटीआई के अंदर से लोग होते कि जो हार्डलाइन भी लेते, जो गुफ्तगू भी करते, जैसे बैरिस्टर गौहर हैं, खुद कोई कम उससे वाली तकरीर नहीं करते असद कैसर, लेकिन वो लोग बातचीत को समझते हैं कि कब कहाँ कैसे होनी है। तो अगर वो ये नहीं लेंगे रास्ता, तो फिर अब आप ये भी नहीं कह सकते कि ये इन्होंने टॉक क्यों कराई है। मेरे ख्याल में होनी चाहिए, कोई ना कोई मुकालमे का आगाज होना चाहिए। ओके, अदर साहब, वो जो बात कर रहे हैं राना साहब, वो कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं से बात होनी चाहिए, चाहे किसी सेकंड फोरम से हो, थर्ड फोरम से हो। पीटीआई ने इस डायलॉग को अप्रिशिएट तो किया है, असद कैसर साहब ने कहा ये कोई इंडिविजुअल कोशिश है, ये ठीक है, लेकिन खुद इसका हिस्सा नहीं बन रहे, डायलॉग का हिस्सा नहीं बन रहे। सो पीटीआई इस एफर्ट को तस्लीम ही कर ले, अगर यहाँ से कोई ये बातचीत करके रास्ता निकालें तो एक वो क्या कहते हैं ब्रिज बन सकता है, ये इधर बताएं क्या है, उधर बताएं क्या, बिल्कुल सिरे से इसका पार्ट ना बनना तो कोई अक्लमंदी नहीं है ना। अच्छा, मैं पहले थोड़ी सी आपके सामने बड़ी इजाज़त के साथ मैं तारीख बयान कर दूं, फिर मैं आपकी तरफ आ जाता हूं। मैं बड़ी दफ़ा कह बैठा हूं ये कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर से मुशर्रफ तक 22-24 महीने ये हुकूमतें हुआ करती थी। 58-2 भी ख़त्म हुआ, मुशर्रफ का दौर है, उसके बाद 3, साढ़े 3, 4 साल, चाहे इमरान खान की हुकूमत हो, चाहे यूसुफ रज़ा गिलानी हो, चाहे नवाज शरीफ हो। तो असूली तौर पर देखा जाए, वज़ीर आज़म शरीफ मुद्दत है ना, वो 3.5 साल तकरीबन पूरी हो गई है। और ये मैं आज से नहीं कह रहा, मैं अप्रैल से बात कर रहा था। नवंबर सितंबर होगा, नवंबर के बाद अब ये रास्ता नहीं ढूंढ रहे, एस्टैब्लिशमेंट रास्ता ढूंढ रही है, या हुकूमत, यानी हुकूमत जरा खामोशी से बैठी हुई है। बातचीत क्या करनी है, बड़ा आसान है। गवर्नमेंट रिसीविंग है, गवर्नमेंट बड़ी वाज़ेह तौर पर है। गवर्नमेंट ने अभी तक किया क्या है? शहबाज शरीफ ने आकर बड़ा मारा, वो बाद में पता चला कि वो खींचा गया, वो नारा गलती से लग गया, फिर इतनी उनकी लीडरशिप है, कोई इसको सपोर्ट ही नहीं कर रही। हमारी तरफ से बड़ा वाज़ेह है, हमने ये मैंडेट, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ, उन्होंने यह मैंडेट दिया हुआ है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। बहुत से लोगों को एतराज़ है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ। देखिए, बुनियादी तौर पर वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इल्ज़ाम लगता है कि जनाब वो अकेली ही चल रही है, अकेली ही सियासत करती है। इसीलिए कहानी हमारा नुक़्ता नज़र अलहदा है। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पंजाब में, लाहौर में आया जो कुछ हुआ, जुल्म ज़्यादती, वो सारा अपने तौर पर है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट तौर पर अगर आ रही है, उसके साथ दूसरी बात जहाँ तक है कि अगर यहाँ अब कौमी असम्बली में क्या हुआ, कौमी असम्बली में किसकी बात कर रहे हैं? स्पीकर की। एक मुलाज़िम आदमी की क्या हैसियत है? वो आज तक अपने जो उनके मेंबरान हैं उनको तो तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सका। प्रोडक्शन ऑर्डर, चाहे सेनेट में देख लें, यहाँ तक आज तक प्रोडक्शन ऑर्डर पे अमल हुआ, हमारे दौर में ये सारा कुछ होता था। अच्छा आगे जी, जो अच्छा जी मिसाक़े मईशत करना है, पहले तो चले ना कि हुकूमत, यानी देखिए बात बड़ी वाज़ेह है, इमरान खान साहब वक्त गुजारना था, वो तक गुजार लिया है। 3.5 हो गई चीजें, वापसी आनी है, कितनी आती हैं वो एक अलग इशू, हर एक अपना नुक्ता नज़र होगा। मेरा 3.5 साल जो है वो हुकूमत एक बात खत्म कर दूं, एक बात खत्म कर दूं, एक बात, असेंबली हो या सेनेट, सब एक ही कहानी है। कुर्सी की जंग में गुम अवाम की कुर्बानी है। ये कैसा हाइब्रिड निज़ाम है? ये कैसी सियासत है? वोट कहीं, ताकत कहीं, जमहूरियत तमाशा है। अगर आप चाहते हैं गौर की बात लगाऊं, मिसाक़े जमहूरियत यानी 30 साल पहले शुरू हुआ था, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने वही कहा है जो मिसाक़े जमहूरियत में था। हमने यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी, ना कोई ऐसी डिमांड रखी है, ना इमरान खान की रिहाई के हवाले से बात हो रही है। यानी असूली तौर पर देखा जाए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ मुझे आगे जाना है, एक जुमले के चक्कर में आपने 6 जुमले इस्तेमाल कर लिए हैं। वो बैठकर फैसला करे कि क्या करना है। बाकी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब फैसला नहीं करती, यकीनन कोई अगर आपस में सुलह सफाई की बातें अगर हो रही हैं, वो अपने तरीके वो तब आनी है। ये भी फैसला तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने करना है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कह दें सियासी जमातों के साथ जितनी भी अपोजिशन की है उनके साथ चल के फैसला वो करेंगे। वो जो लाइन ऑफ एक्शन आएगी, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके बाद अपना लाइन ऑफ एक्शन। बड़े तेज वकील हैं आप, एक जुमले का कह के जो है ना आप 6 और 8 जुमले इस्तेमाल कर गए। मरवा साहब, ये मुझे बताइएगा कि ये जो पीटीआई के अंदर इस वक्त एक ट्राइका बना हुआ है और जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है,
सलमान अकरम राजा साहब चेयरमैन को नहीं मान रहे, चेयरमैन उनको नहीं मान रहे, अली जफ़र साहब सलमान अकरम राजा साहब, ये क्या मामला है? एक तो इसको ज़रा बताइएगा, और दूसरा ये जो स्ट्रेटजी है ये कहाँ ले आई है पीटीआई को, और जो कल आप लोगों ने डायलॉग किया है, आप थोड़ा देर से इन हो रहे हैं तो इसलिए मैं ज़रा ये दोनों सवाल आपके सामने रख रहा हूँ, उस डायलॉग का कोई हासिल जवाल होगा? बहुत शुक्रिया भाई साहब, बड़े अहम सवाल पूछे आपने। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा सूरत हाल का ताल्लुक है, ये अगर आप बनज़र अमीर जायजा लें तो ये अभी खुल के सामने आए हैं। दरून खाना जो है यही सूरत हाल पीटीआई की 3 साल से है। कोई किसी को नहीं मानता है, हर एक अपनी कर रहा है, और जो मीडिया के सामने आ जाता है वो समझते हैं कि उसका नैरेटिव ही पार्टी पॉलिसी है। और इसकी वजह यह है कि पार्टी में जो है कोई नज़्म ज़ब्त नहीं है, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक दूसरे की रिकॉग्निशन नहीं है, और धोखा दही पे काम चल रहा है। यानी कि जो खान के पास होके आ जाता है वो जनाब अली अपने मर्जी के फैसले करके खान को ट्रिब्यूट कर देता है। और जहाँ तक सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर अली जफर साहब और बैरिस्टर गौर साहब की बात आपने की, सलमान अकरम राजा साहब जब से आए हैं किसी एक शख्स को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है जिनकी उन्होंने फिक्सेशन या मुरम्मत न की हो, और उसकी आदत है ये, उसके रवैये में जो है मसला उसको ये है कि वो समझता है कि वो एबाव आल है और न वो किसी नज़्म ज़ब्त का पाबंद है। वो अपने आप को खान का चहेता समझता है, और बड़ी वजह हर मामले में, यानी मैं आपको अर्ज कर दूं, ये जो अपोजिशन लीडर की तैनात हैं या रिकमेंडेशन जो गई है, ये सिर्फ पार्टी के बुगस में हुआ है कि एनए में बैरिस्टर गौर लीडर ऑफ द अपोजिशन न बन सके, और अली जफर साहब जो है सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन न बन सके। वरना कहाँ की ये दूध की कोड़ी ले आए कि जनाब अपने लोगों को छोड़ के उन्होंने कहा जी के फला फला को बना दे। और यूं जो है इख्तिलाफात अब इस मकाम पे पहुंच चुके हैं जो नाकाबिले रिजोल्यूशन है या हल के काबिल नहीं है, और ना खान भी चाहे तो इनको हल नहीं कर सकता है। पार्टी जो है इसी चीना झपटी के चक्कर में जो है अपनी जो एहतजाजी ताकत की कुवत है वो भी खो बैठी है। वही पैमाने पे पाकिस्तान भर में मरवा साहब 10,000 बंदा जो है वो अडियाला के बाहर जमा नहीं कर सके, और फिर दावा यह है कि हम पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात हैं। अब इस स्ट्रेटजी का ही नतीजा है कि आप बंदे भी मोबिलाइज नहीं कर सकते। दूसरा, ये जो इंफॉर्मेशन विंग शेख वकास अकरम और सीएम के बीच में जो मामला चल रहा है, ये क्या है लड़ाई? क्या वाकई ऐसा हो रहा है कि इदारों पर प्रेशर देने के लिए चीफ मिनिस्टर ने कहा? देखिए, बदकिस्मत ये चीफ मिनिस्टर साहब की जो टीम है, शायद उनको चाहिए तो ये था, ये गलती अली अमीन खान से भी हुई थी। अली अमीन खान को मैं रिकमेंड करता था कि चीफ मिनिस्टर होने के नाते उनकी जिम्मेदारियां आयद होती हैं, और वो अगर कोई ज्यादती या एग्रेशन भी करते हैं तो आप दरगुजर से काम ले। जो चीफ मिनिस्टर साहब है उन्होंने आते ही अपनी मर्जी के लोगों को चुना है। बेशक वो अपनी मर्जी के लोगों को चुनते, लेकिन अब इंतकामी कार्रवाइयां शुरू की हैं पार्टी के अंदर, जिससे जो है बहुत ही ज्यादा पार्टी के अंदर केपी में उनको प्रॉब्लम अब से फेस होना शुरू होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो वजारत के अहल थे वो जनाब नजरअंदाज हुए हैं। अभी ये गए थे लाहौर, तो आपको सुन के हैरत होगी, उन्होंने कहा था जी पूरा केपी जाएगा, तो 92 MPs में से इनके साथ सिर्फ 12 MPs गए थे और 2 MNAs गए थे। जिससे ये अंदाजा होता है कि पार्टी जो है केपी में सेम पेज पे नहीं है, नाराजगियां बढ़ रही है, और उनकी टीम जो है उनको शायद नाकिस रिकमेंडेशन दे रही है। और इस पे में जो है शेख वकास साहब जो है वो चूंकि ज्यादातर उनको लाने में और पार्टी में ये मुनासिब देने में अली अमीन खान गंडापुर का हाथ था। और अब ये वादे हैं कि जो चीफ मिनिस्टर साहब है, मेरी चूंकि अली अमीन खान गंडापुर के साथ एक दोस्ती एक ताल्लुक है, हमने इकट्ठे काम किया 9 मई के बाद, तो बदी वजह जो है मैं भी आप समझे कि इस इंतकाम का शिकार हो रहा हूँ, लेकिन इस वजह से जो केपी में हो रहा है ये अनकरीब
और इससे जुनेद अकबर खान और असद कैसर साहब वगैरह भी नहीं बचे हैं। ये सारी जो कुछ हो रहा है, ये सलमान अकरम राजा और अलीमा खानम जो है वो रास्ते दिखा रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि विक्टिमाइजेशन उनकी इशारे पे हो रही है। राइट, डिस्कशन जारी है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ और अहम पॉइंट्स उठाएंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। साहब वो कह रहे हैं 3.5 साल हो गए 2022 से लेके अभी तक, तो कहते हैं अब तो रास्ता ढूंढ रही है ये जो गवर्नमेंट है, इसको रास्ता कैसे दे दें। अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जनाब महमूद खान साहब फैसला करेंगे इस सारे मामलात का। जी, वो जो आपने कहा ना हाइब्रिड निज़ाम बनवाया, तो इमरान खान तो पैदावार ही उस सिस्टम की थे और अब भी वहीं पे मांग रहे हैं। उन्होंने कोई जमहूरियत नहीं ढूंढी। वो कहते हैं फौज से मेरी बात होनी चाहिए, मैं बात करूंगा। फौज बात नहीं कर रही। उन्होंने कल भी परसों भी खुल्लम खुल्ला कहा कि सियासी जमातें आपस में बात करें। उन्होंने जो नुक्ता नजर देना था दे दिया। अब आप आ जाएं कि ये जो ढकोसलाबाजी हो रही है ना सियासी तौर पे कि जी वो तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान करेगी, उसमें असद कैसर मेरी जो नुमाइंदगी तो नहीं कर रहे ना, वो पीटीआई की कर रहे हैं। वो पार्लियामेंटेरियन है, साबिक स्पीकर है और वो उस 5 रुकनी कमेटी में शामिल है। नंबर 1 पीटीआई शामिल है। इन्होंने देखा कि शायद खान इधर से नहीं उधर से पकड़ लें और उसमें महमूद खान अचकज़ई को आगे किया और पीछे से लगा दिया अलीमा खान साहिबा और सलमान अकरम राजा साहब को कि कौन होते हो बातचीत करने वाले, हमने नहीं करनी। खैर महमूद खान अचकज़ई के साथ जो हाथ हुआ, उन्होंने भी परसों फिर कह दिया कि बात होगी तो सिर्फ होगी सिस्टम पे कि भाई आप हमारी हुकूमत में वापस करो, ये खत्म करो। तो इसके लिए तो कोई मुज़ाकरात नहीं ना करेगा कि बातचीत तो होनी थी। जो प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर की थी वो थी बगैर किसी शर्त पर ब्लैकमेलिंग के, तो जो कैबिनेट में उन्होंने कही थी। और उसके बाद 2 दफा एक कोर कमांडर्स की प्रेस रिलीज आ चुकी कॉन्फ्रेंस की, और एक कल परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वाजे हो गया कि वो कह रहे हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना करें। अब आप सियासी जमातों में देखें कि पीटीआई समझती है कि उनको तो इनसे बात ही नहीं करनी, तो बस बात ही खत्म हो गई कि हुकूमत कह रही है, ये स्पीकर को भी नहीं मानते। तो भाई आपके साथ अगर बैठने को कोई तैयार है बराह रास्त, तो वो स्पीकर अयाज सादिकी है। आप भले उनसे जाती तौर पर नाराज हों, सियासी तौर पर नाराज हों, ये आपकी राय है, लेकिन अयाज सादिक ने 2014 में भी आपको फिर इसका मतलब सर सड़कों पे हल्ला गुल्ला है ना राना साहब, फिर तो हल्ला गुल्ला सड़कों पे है ना जो आपकी नहीं, फिर सड़क का तो जी देखें जी 9 मई भी कर लिया, 26 भी कर लिया, 5 अगस्त भी कर लिया। अब 8 फरवरी को घुटनों के बल ले आए स्टेट को, पूरा मुल्क जैम कर दें, ओके, अपनी शराइत मनवा लें, वरना फिर उसी तनख्वाह पे गुजारा कर लें, अलाउंस भी लें, बैठे रहें, बाइकआउट कर लेंगे, रिजाइन करेंगे, जो नहीं करना चाहिए। इन्हें बाद में भी रिग्रेट हुआ था, अब भी होगा। इन्हें सियासत के अंदर जैसे पार्लिमानी कमेटियां छोड़ दी, ठीक, अभी सेनेटर जरका तैमूर जो हैं वो जा रही हैं कमेटियों में। सही है, वो सर पहले भी होता रहा है। पहले भी जब ये असेंबली छोड़कर गए तो इनके लोग पर्क्स एंड प्रिविलेजेस तो वो लेते रहे ना, वो तो जाते रहे, अपना सैलरी लेते। मुझे अजहर साहब ये बताएं कि ये चल क्या रहा है आपकी पार्टी के अंदर। बैरिस्टर गौर साहब को सलमान अकरम राजा साहब नहीं मान रहे, सलमान अकरम राजा साहब को बैरिस्टर गौर साहब नहीं मान रहे, अली जफर साहब बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब को नहीं मान रहे, एक दूसरे की नफी में लगे हुए हैं। चेयरमैन है कौन वैसे आपकी पार्टी का? अच्छा देखिए, एक बात मैं बता दूं, अपना ना राणा साहब जो बात करते हैं ना, कुछ माजी के झरोकों में हमें समझ ना आए इन चीज़ों को। किस मुल्क की बात कर रहे हैं? 3.5 साल में कुछ जमहूरियत का कोई एक अमल बता दें। मैं तो सारे केसेस देखे हैं, 15,000 नज़रबंदी की ऑर्डर, 144 का नफाज, रास्ते बंद कर दो। ये 9 मई से बात करते हैं, 9 मई से पहले की बात क्यों नहीं करते हैं? यानी इमरान जमान पाक से लेकर 9 मई तक का सफ़र एक बड़ा लंबा सफ़र है। क्या कुछ हुआ? एक वारंट सर्विस कराने के लिए एसपी आता रहा, और उसके बाद 25 अप्रैल को जब यहाँ से निकलना था क्या हाल किया, निकलने नहीं दिया। ये 9 मई के बाद से पहले भी कभी जिक्र कर लिया करें, चलें आगे बात आएंगे। देखिए, जहाँ तक है बैरिस्टर गौहर साहब का वहाँ तक था, वो बात गलत ली गई कि वो मिलते तरले कर रहे हैं इस हवाले से। उन्होंने तो सिर्फ मुलाकात के हवाले से एक बात की थी, इसलिए क्लैरिटी आ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के देखिए अभी हर एक मिसाल के तौर पर अगर आ जाए, ख्वाजा आसिफ का बयान राणा सनावत से, ख्वाजा आसिफ का बयान आप एक मिनट छोड़े ना, मुझे बताएं चेयरमैन कौन है आपकी पार्टी का? अजहर साहब ना, चेयरमैन देखिए, चेयरमैन तो अपना बैरिस्टर गौहर है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन वो सलमान अकरम राजा साहब तो नहीं मान रहे। देखिए ना, सेनेटर अली जफर का अपना एक रोल है। देखिए मैं बताता चलूं, वो हर एक का अपना एक रोल है, हमें इन चीजों में नहीं उलझना चाहिए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज ऑलवेज देयर,
लेकिन पार्टी लाइन जो देनी है, पार्टी लाइन या तो वो कोर कमेटी दे रही है और जो बातें सारी कर रही हैं वो सारी यहाँ नहीं है। नहीं सर, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मसला नहीं है ना, ये तो जगह पर है। नहीं, ये तो एग्जिस्टेंस को चैलेंज किया जा रहा है, नॉट अबाउट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ना वो किधर मान रहे हैं? सलमान अकरम रजा साहब मान रहे हैं उनको चेयरमैन? बात को समझने देखिए मैं फिर बताता चलूं आपके सामने, हमें पता नहीं इन चीजों में क्यों उलझना चाहते हैं। हम नहीं उलझ रहे, आपकी पार्टी उलझ रही है सर। हमें तो ग्रेटर नेशनल एजेंट नहीं, कोई उलझ नहीं दे, कोई हम पार्टी के अंदर कोई दो राय नहीं है। हर एक अपना एक ओपिनियन है, वो ओपिनियन अगर एक्सप्रेस करता है वो पार्टी का ओपिनियन नहीं है ना जी। ये बड़ी बात है कि सर बताता चलूं आपको, बात बड़ी सीधी सी है कि इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है, मैंने आपको रीजन बता दी है, मैं कैलकुलेशन के साथ आपके सामने रखा है कि अब अल्टीमेटली को सेफ एग्जिट चाहिए, मौजूदा हुकूमत को चाहिए या सेटअप को चाहिए, कुछ सेफ एग्जिट चाहिए कि जिसमें ये क्या हो कि अगर आगे चलना है सिस्टम, या मिसाल के तौर पर मैं तो अप्रैल में कह दिया था कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो 5 साल कोई कहता नहीं था उस वक्त, मैंने तो उस वक्त भी कह दिया था। और आप देखें ना 2030 तक है, 2029 में इलेक्शन होने हैं, मुझे नजर आ रहा है ये सारी बातों को, मैं आई अगर कहूँ कि नहीं। और वो हाँ, अगर हम सड़कों में मोबिलाइज करने में हमें इजाजत मिल गई, हमने आना शुरू कर दिया और हमें रोकना नहीं शुरू किया, हमारे साथ जुल्म हो जाते हैं, तो फिर आप हालात बदल दे सकते हैं। देखिए आज जो कुछ ये क्रेडिट इनको मिल रहा है, जो पूरी दुनिया में मिल रहा है, वो तो क्रेडिट जाता है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का। जो जमहूरी हुकूमत का तो कोई रोल नहीं है। मैं ये बात क्या ना इक़्तिदार की बात कर रहा हूँ, एक प्रिंसिपल स्टैंड है। मुझे बताएं 23 करोड़ की आबादी में आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं मिले। अब गौर करें इस बात पे, यानी ये निजाम टोटको पे, एक्सटेंशन पे, इसी पे चल रहा है, चाहे वो आईनी बेंच हो या कोई और हो। आप टोटको से चीजों को चला रहे हैं, जमहूरी तरीके से आप चलाएंगे तो जमहूरी तरीके से बातचीत भी हो, चीजें भी आगे चलेंगी। अगर फील्ड मार्शल का क्रेडिट है तो ये अपने सोशल मीडिया को आप क्यों नहीं बता रहे, ट्विटर को क्यों नहीं समझा रहे ये बात कि आप उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा बंद करें? ओहो, मैं जो बात देखे ना, एक बात बड़ी सीधी सी बात है, क्रेडिट मैं बता रहा हूं कि ये इनका नहीं है ना भाई, इनका नहीं है। तो फिर आपका अगर इनका क्रेडिट हो तो देख रहे हैं इनको, वो जो चल रहा है उसी वजह से चल रहा है, उनकी वजह से चल रहा है। क्या इन्होंने सारा कुछ करने दिया तो आ जाते। का जो इंटरनल लड़ाई है ये क्यों हो रही है, ये क्या मामला है? देखें, अजहर सिद्दीक साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि तारीख के झरोकों से चलना चाहिए, और तारीख के झरोकों में इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे तो वो भी इंतकाम ले रहे थे, मुकाफात अमल का शिकार हो रहे हैं, सिंपल सी बात। और अब आगे चल पड़े, जो कह रहे हैं ना कि 9 मई से पहले भी जाएं, तो 25 मई 2022 को भी इमरान खान साहब ही सवाबी से निकले थे, जब गुड टू सी यू, हम बैठे हुए हैं, ये दरख्तों पे जो आग लगाई है ये तो आंसू गैस बुझाने के लिए थी, पूरी अदलिया इनके सामने सिरनगू थी, बैठे हुए थे। जब वो आ गया तमाम मोबाइलों का डाटा भी, उनका हो सकता है वो असद उमर पैगाम ही ना पहुंचा सके हों। या अफरीदी ने लिखा था कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। और तो बंदयाल साहब जो हैं वो, सर मुझे, अब मैं आपके बीच में नहीं बोला, जरा सुकून से बैठ जाएं। तो ये पहले की तारीख आपने पूछी तो जरा मैं उसकी वजाहत कर रहा हूँ। तो वो भी बता दूं मैं आपको कि उस वक्त भी अदलिया ने साथ दिया था, वरना क्लियर हो जाता। और जनरल बाजवा अगर एक्सटेंशन का खेल ना खेल रहे होते तो ये काम बहुत पहले बड़ा तरीके से हो सकता था। मकबूलियत जो बनी थी वो अदम इत्मीनाद के बाद वो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के खेल में बनी थी कि एक तरफ वो मीर जाफर थे और दूसरी तरफ प्रेसिडेंसी में उन्हें जमहूरियत पसंद साबिक वजीर आजम जो वोट आउट हुए थे वो उन्हें कह रहे थे लामुतनाही एक्सटेंशन ले लें, बस मुझे वापसी का रास्ता दे दें। ठीक है, तो ये हमारी जमहूरियत हर एक ने, मैंने सबकी आजमाई हुई है, किसी को आप आइडियल ना कहें कि हर एक का अपना अपना होता है और सबका मतमा नजर मस्जिद में इमाम बनना नहीं है। एक मिनट, अभी आप अप्रिशिएट करें ना, वो तो अभी भी कह रहे हैं कि सीडीएफ को सारा क्रेडिट जाता है, वो तो अजहर साहब कह रहे हैं, उस पे भी आ रहा हूं, वो आज भी तारीफ कर रहे हैं, वो ये तो नहीं कह रहे कि कोई ये जब नवाज शरीफ पे तनकीद करते हैं ना कि मुशर्रफ को लाया कौन था, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे बात होती है तो कहते हैं जी वो हम तो नहीं लाए थे, लाए भी खुद थे। जब चेयरमैन नायब जावेद इकबाल पे बात होती है, वो सरतपा, मैंने नाम गलत ले लिया, उनका तो नाम ही चेयरमैन सरतपा है, उनको कि जी कौन लाया था, शाहिद खकान अब्बासी नवाज शरीफ के अप्रूवल से लाए थे, भुगते। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये जिस आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दिलवाना चाह रहे थे नहीं मिली, और जिसको रुकवाना चाह रहे थे सैयद आसिम मुनीर को, उसको लाया कौन था? उसको शहबाज शरीफ लाया था, उसको नवाज शरीफ लाए थे। उन्होंने मशवरा करके कहा कि हम सीनियर मोस्ट को लगाएंगे, ये तो रोकने के लिए आ गए थे पिंडी में, आपको याद है? उसके बाद क्या क्या नहीं हुआ, 9 मई इसीलिए किया गया था कि कोई बगावत जन्म ले ले, ये तो भुगतेंगे। अभी तो कोर कमांडर हाउस का केस शुरू ही नहीं हुआ है, वो आप उसको बिल्कुल लाइट ना लें, वो रखा हुआ इन्हीं के लिए, बिल्कुल वो मौजूद है। ये जो सीडीएफ की तारीफ कर रहे हैं ये करनी पड़ेगी इन्हें, क्योंकि इस कौम भी इनके साथ नहीं खड़ी इस मामले पे। कैसे कौम अपने मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी थी? इधर मिसाइल लगे थे,
नूर खान एयरबेस पे और लोग झंडे लेके पाकिस्तान के आ गए थे। इस फौज के ऊपर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। ये इसलिए इनकी मजबूरी बन गई है, वरना ये सारा सोशल मीडिया जिनके पीछे ये बैठे हुए हैं वो क्या क्या नहीं करते। तो शहबाज शरीफ और वो तो दोनों मिलके चल रहे हैं। हमारे मुल्क को चाहिए भी यही है, हमने जंग जीती है। हमने ये नहीं किया कि मैं क्या जंग शुरू कर दूं, जब जंग शुरू करनी थी तो कर दी और ठुकाई भी कर दी। और गवर्नमेंट और फौज मिल के लड़ रहे हैं और आज भी पाकिस्तान को जो माशी मुश्किलात हैं गिरदाब से निकालने की कोशिश हो रही है। अल्लाह करे कि हम निकल जाएं और इसी तरह चलता रहे काम। बिल्कुल ठीक है। ये अभी इंफॉर्मेशन विंग का और वो सीएम का भी खबरें आ रही हैं ज़राए से कि ये वहाँ इत्तेफाक नहीं पाया जाता कि आप इदारों के ख़िलाफ़ इस किस्म की लैंग्वेज यूज़ करें, जो कि कहा जा रहा है ज़राए से कि वो सीएम की तरफ से उन पर प्रेशर है। अजहर साहब, जो बयानिया आपकी पार्टी बोझ नहीं उठा सकती, वो एक दूसरे पे क्यों डाल रहे हैं? उसमें कोई रीजनेबल बयानिया क्यों नहीं क्रिएट कर रहे कि जब एक दूसरे को कहते हैं तुम बोलो उसके खिलाफ, तुम बोलो मैं नहीं। और ये जो कुछ हो रहा है इस पर क्या जो है वो पार्टी की पोजीशन है? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि सुहेल अफरीदी साहब मुंतखब वज़ीर आला हैं। उनको वहाँ की पार्लियामेंटेरियन ने बाय मेजॉरिटी वोट मुंतखब किया है। उनका सारा अपना राइट है उस निज़ाम को चलाना, और अगर पार्टी में उनको इख्तियारात दिए गए हैं तो उनका पूरा राइट है उनको उस तरीके से जाना। बाकी जहाँ तक देखिए बयानिया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या हारे का अलहदा है? बिल्कुल अलहदा नहीं है। पार्टी पॉलिसी से वो ही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बात जो समझने वाली है कि इस मुल्क को, या यानी इससे, ये तो हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं, याद रखिए ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से शुरू होकर वही ख़त्म होती है। पार्टी तोड़ने के बड़े ख्वाब बड़े पुराने रहे। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए हुकूमत वक्त ने कितनी कोशिशें करके देखी, कामयाब तो नहीं हुए। जिसने पार्टी से पीछे हटा उसका नामो निशान भी नहीं रहा। लेकिन समझने वाली बात जो है ना, हमें देखे ना कहीं तो बताना है ना क्या है। मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूँ। यानी मैंने तो राजा रियाज को जब अपोजिशन लीडर तैनात किया था, उस वक्त भी मैंने चैलेंज किया था कि माइनॉरिटी को फ़ौरन बना दिया था। अभी देखें, यानी हम इस पर बात ही नहीं करते हैं कि जनाब वो सैफुल्लाह अबड़ो जो है उसके दस्तखत माने ही नहीं। और यहाँ जो दस्तखत सब पार्क की MNS के दस्तखत मौजूद हैं, 76 के 76 लोगों के अपोजिशन लीडर, रूल 39 और 39 की वायलेशन हो रही है। इस तरह से वट एवर इट इज़, जब पार्टी के अंदर फैसला या तो किसी ने आकर तहरीरी तौर पर लिखा हो कि जनाब नहीं इसको वजीर, इसको नहीं बनाना अपोजिशन लीडर, अभी तक तो कोई चीज़ें हवा के अंदर चीज़ें मौजूद हैं। हमें ये हवाई सियासत से निकलना होगा। मरवा साहब, ये बताएं कि अजहर साहब कह रहे हैं कि इस हुकूमत की शेल्फ लाइफ पूरी हो चुकी है और 29-30 में इलेक्शन है, फिर इसके बीच में क्या होगा? देखिए, अजहर सदीक साहब जो है मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मोहतरम है, लेकिन हम बजाय इसकी कि रेटोरिकल बयानात दें, वो जो बात कर रहे हैं ना कि लोगों की ख्वाहिश थी पार्टी टूट जाए फला, बेशक थी। 9 मई के बाद कोशिशें भी हुई लेकिन पार्टी खड़ी रही। 8 फरवरी को लोगों ने मैंडेट दिया। अब आप देखिए ना, 8 फरवरी के बाद आप कहाँ खड़े हैं। पहली बात तो ये है कि आपने अपना मैंडेट रिकवर नहीं किया, आपने हुकूमत खोई, नंबर 1। नंबर 2, आप के अभी हमने सिर्फ 1 साल में 16 पार्लियामेंटेरियन की नशिस्तें हुई हैं। इसी बात में रीजनल इलेक्शन आपके सामने है, पार्टी की नाकिस पॉलिसियां हैं, आपने या बाइकाट किया या फिर आप आवाम के सामने अपना पैगाम न ले जा सके। चौथी बात यह है कि पार्टी हर जगह पे, यानी सिर्फ KP में तंजीमी हद तक है, बाकी पंजाब में तंजीम किधर है? न सिंध में है, न बलूचिस्तान, न कश्मीर, न गिलगित बल्तिस्तान में। तो अगर कोई कहता है कि है तो मेरा ख्याल है गलत बयानी से काम ले रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अब मेरा ख्याल ये है कि इतने ग्रुप बन गए, इतनी नफरतें फैल गई हैं। ये इन जलसों से वादे हुआ जो अभी KP हुकूमत ने की, कुआट में, चारसदा में, पेशावर में, जहां अपनी फील्ड पे जो है 5,000, 10,000, 5,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हुए। तो अभी 10,000 की बात अडियाला जेल के सामने हुई, 10,000 तो छोड़े 200 लोग नहीं आते हैं। इसकी वजह इनको ये है कि पार्टी में अब वर्कर मायूस हो रहा है कि ये मुखालिफतें हैं। और आपको लगता है कि ये कराची में भी कोई इंप्रेसिव शो नहीं कर सकेंगे और उससे भी कुछ नहीं हासिल कर सकेंगे? देखिए, कराची में खुद 3 ग्रुप है, कराची शहर में, फिर हैदराबाद की यही सूरत हाल है। मैंने यहाँ कंप्लेन की है और जिनके साथ अवाम है वो सैफुररहमान में सूद और अतउल्ला खटक वगैरह है, उनको साइडलाइन किया हुआ है। और अरबिस्तान है और
दीगर जो एमएनएज मुंतखब हुए थे 2018 में। और अब ये देखना होगा कि मुजाला साहब स्ट्रेटेजी क्या अपनाते हैं, सबको एक साथ अपने साथ ले जाते हैं या फिर वो जो है अली मादर शेख की इमा पे चलते हैं। अगर वो अली मादर शेख के साथ चलेंगे तो पुअर शो होगा। अदरवाइज भी फिल्म में काफी अरसे से कोई तंजीमी एक्टिविटी नहीं हुई है, तो लिहाजा ये तो वक्त बताएगा कि रैली और जलूस और जल से कामयाब होते हैं या नहीं। लेकिन मैं खुद पर उम्मीद नहीं हूँ, मुझे मेरा ख्याल नहीं है कि कोई इम्प्रेसिव शो होगा। राइट, थैंक यू सो मच। अफजल मरवत साहब, अजहर सिद्दीक साहब, आमिर इलियास राना साहब मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भारतीय फिल्म धुरंधर बनी है, उसने रिकॉर्ड बिजनेस किया है, उन्हीं की कई फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा है और वो पाकिस्तान के अंदर होने वाली कार्रवाइयाँ जो भारत, जिसको हम ज़माने से कहते आए हैं कि भारत किस किस तरह उसकी फुटप्रिंट है, पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, वो अब खुद अपनी फिल्मों के जरिए बता रहे हैं। क्या साबित करने की कोशिश की है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। कुछ कहानियां तफरीह के लिए नहीं होती, कुछ मनाजिर वक्त गुजरने के लिए नहीं बनाए जाते और कुछ फिल्में फिल्म नहीं होती, वो इशारा होती हैं, वो पैगाम होती हैं, वो सच होती हैं जो फाइलों से निकलकर पर्दे पर बोलने लगता है। यह भी कोई सिर्फ एक भारतीय फिल्म नहीं, ये एक पॉलिसी है जो अब पर्दे पर बोल रही है। ये एक सोच है जो खुफिया फाइलों से निकलकर अवामी जहनों में उतारी जा रही है। इस सोच को भारत में डोवल डॉक्ट्राइन कहा जाता है। डोवल डॉक्ट्राइन का उसूल बिल्कुल वाज़ेह है कि दिफा सरहद पर नहीं, दुश्मन के अंदर घुसकर किया जाए, यानी पड़ोसी रियासतों को अंदर से खोखला किया जाए। प्रॉक्सी नेटवर्क्स के जरिए नफ्सियाती हमले और इंतशार को कौमी मफाद का लिबादा पहनाया जाए। हाल ही में रिलीज होने वाली भारतीय फिल्म धुरंधर इसी सोच की अक्कासी है। यहां खुफिया मुदाखलत जुर्म नहीं है, यहां दरअंदाजी दहशतगर्दी नहीं है, रियासती सबोटाज जो है वो हीरोइज्म कहलाता है। इस फिल्म में कराची को एक ऑपरेटिंग फील्ड बनाकर दिखाया गया है और पाकिस्तान के अंदर घुसने को बहादुरी और भारत की हुब्बुल वतनी करार दिया गया है। यह महज इत्तफाक नहीं है, यह लापरवाही नहीं है, यह दानिस्ता मंसूबाबंदी है और यह मंसूबा सिर्फ स्क्रीन तक महदूद नहीं रहा। 2016 में बलूचिस्तान से कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी इसी डॉक्ट्राइन का नाकाबिले तरदीद सबूत थी। एक सर्विस रॉ ऑफिसर जिसने खुद तस्लीम किया कि वो पाकिस्तान में बदअमनी, इंतशार और दहशतगर्दी के नेटवर्क का हिस्सा था, लेकिन धुरंधर में यह सच गायब है, क्योंकि सच बयानिए को कमजोर कर देता है। इसलिए जुर्म को हीरोइज्म में बदलकर दिखाया गया है और खुफिया जंग को कौमी फतह बनाकर बेचा गया है। यह फिल्म दरअसल एक गैर एलानिया एतराफ है कि भारत खुली जंग लड़ने की सकत नहीं रखता, क्योंकि जब भी हकीकी मैदान में मुकाबला हुआ, नतीजा उसके हक में नहीं रहा, और जब मैदान में हार यकीनी हो तो जंग कहानियों में लड़ी जाती है और शिकस्त को फिल्मी फतह में बदल दिया जाता है। यह सिनेमा सॉफ्ट वॉरफेयर है, यह टैंकों, जहाजों और तोपों की जंग नहीं, यह ज़हनों, सोचों और तस्वुरात पर हमला है। यह रियासती डॉक्ट्राइन को फिल्मी हीरोज के जरिए नॉर्मल बनाने की कोशिश है और यह फिल्म हमें यह नहीं बताती कि भारत कितना ताकतवर है, बल्कि यह फिल्म बेनकाब करती है कि वो कितना खौफजदा है। जो कौम खुली जंग में खड़ी ना रह सके, वो साजिशों में पनाह लेती है। जो मैदान में हार जाए, वो स्क्रीन पर खुद को फाते दिखाती है। डोवल डॉक्ट्राइन सरहद पार बहादुरी नहीं, बल्कि पीठ पीछे वार का एतराफ है। और कुलभूषण यादव कोई फिल्मी किरदार नहीं था, वो हकीकत था, वो सबूत था, वो इस पॉलिसी का जिंदा ऐलान था। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कभी जारियत पर फख्र नहीं किया, लेकिन तारीख ये बताती है कि जब भी उस पर जंग मुसल्लत की गई, उसने सिर्फ जवाब नहीं दिया, बल्कि दुश्मन को उसकी हद भी याद दिलाई। पाकिस्तान फिल्मों में जंग नहीं लड़ता, लेकिन मैदान में पीछे हटना भी नहीं जानता। यह खामोशी कमजोरी नहीं, यह खुद एतमादी है, यह जब्त है। यह यकीन रखो और याद रखो, जो कौम हकीकत में जीतती है, वो फिल्मों में अपनी फतह साबित नहीं करती। यही फर्क है हकीकत और कहानी का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।